हम्म हमें पढ़ना है आज न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस जो है ना एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ आप देख सकते हो कि यह एक एटम है। किसका एटम दिख रहा है बताओ? 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कार्बन का एटम है ये। तो कार्बन का एटम जो है ये इतना बड़ा है। इसके अंदर में देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। और इसके अंदर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यह पार्ट जो है ना, ये पूरा ये है न्यूक्लियस। ठीक है। तो हमें न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन समझना है इसमें कि अ न्यूक्लियस, ध्यान देना, अ न्यूक्लियस इज मेड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। these particles these particles are called न्यूक्लियॉन्स। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ रिवॉल्व करते हैं। एक बात ध्यान देना कि जो साइज ऑफ एटम है, ये एटम की साइज, यह 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है, यानी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। समझ रहे हो ना। लेकिन जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है। और कोई भी न्यूक्लियस हो, है ना, किसी भी एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो XAZ, यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है जी। तो इसमें ए का मतलब क्या है? ध्यान देना, ए का जो मतलब है, ये ए है, इसमें मास नंबर। ठीक है। क्या है ये? मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या हुआ? मास नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। आया समझ में? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि यह न्यूक्लियस के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी। और जो जेड है, जेड को हम कहते हैं चार्ज नंबर। चार्ज नंबर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो चार्ज नंबर है। और न्यूक्लियस जो है, आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस का शेप किस तरह का होगा। कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है, लेकिन इसको स्फीयर की तरह ट्रीट किया जाता है। समझ रहे हो ना। ओके। न्यूक्लियस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं ना, तो न्यूक्लियर लेवल यानी फर्मी लेवल इसको हम कहते हैं, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का जो है इसका डिस्टेंस होता है। और इसकी साइज होती है ना। और दूसरी बात कि इनका जो मास है वो भी बहुत छोटा होता है। तो इस लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे जब हम मास की स्टडी करते हैं, तो मास के लिए ना एक अलग ही टर्म निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी। जिसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। अब जो हमें मास मेजर करना होगा, किसका? न्यूक्लियस का। ठीक है जी। या
किसी भी न्यूक्लियस के पार्टिकल्स का, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनका इलेक्ट्रॉन है, इनका अगर मास हम जब मेजर करते हैं तो अब केजी में मेजर करना थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशंस में। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या? एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एटॉमिक मास यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो आप, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी, तो क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, ध्यान देना। वन एटॉमिक मास यूनिट, इसको क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास यूनिट, है ना। शॉर्टकट में इसको लिखेंगे AMU, AMU, या इसको सिंपली यूनिट भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब होता है दिस इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, समझे। जो एक्चुअली कार्बन के 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13, 14, ठीक है जी। तो जो कार्बन 12 एटम है उसके मास का 12th पार्ट, और इसकी वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है जी। तो इसी मास को हम कहते हैं 1 यूनिट, ठीक है जी। इसी को हम कहते हैं 1 यूनिट। जब 1 यूनिट मास को देखो, आइंस्टीन का जो फेमस एनर्जी इक्वेशन है E = mc², उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब 1 यूनिट मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी, इसको भी कैलकुलेट करते हैं, है ना। व्हेन 1 यूनिट मास is converted into energy, then energy released E = क्या लगाएंगे, mc², ठीक है जी। तो E = mc² से यह मास है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, = 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम एनर्जी का यूनिट यूज करेंगे वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। एक्चुअली यह एक वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझते हो ना, कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पे एक्सिलरेट कराया जाए तो जितनी एनर्जी वो एक्वायर करेगा उसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो यह है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो इसको एज अ टूल आप यूज करोगे, समझ रहे हो किस तरीके से, एज अ टूल यूज करोगे कि कहीं भी अगर यूनिट में मास दिया गया है उसका इक्विवेलेंट एनर्जी निकालना है तो आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है जी।
ठीक है जी। अब देखो, इस एएमयू के टर्म में जो एटॉमिक मास यूनिट है, यूनिट के टर्म में न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, प्रोटॉन का मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, ये सब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये होता है 1.00777 यूनिट। ठीक है जी, यू लिख दिया मैंने। ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये होता है कितना, 1.00866 AMU। ठीक है जी। ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में अगर निकालें तो ऐसे तो देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, लेकिन AMU के में ये 0.000548597 AMU होता है इसका इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो बहुत कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, मैंने इसमें ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, वो भी इस चैप्टर में है, लेकिन वो केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे तुम्हें। ठीक है, उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें अपने सिलेबस पे आ जाना है। देखो, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स जानते हो क्या होते हैं? आइसोटोप्स, atoms of same element which have same atomic number but different mass number are called isotopes, है ना। आइसोटोप्स को मिला करके अभी तक टोटल 2500 टाइप्स के एटम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, समझे? अच्छा, आइसोबार्स जो हैं जिनका सेम क्या है, मास नंबर सेम हो, चार्ज नंबर अलग अलग हो, जैसे कैल्शियम और आर्गन। और आइसोटोन्स यानी ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे एटम जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों, उनको आइसोटोन्स कहा जाता है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अब आगे आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ साइज ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान देना, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है इसकी साइज डिपेंड करेगी किसके ऊपर? तो ध्यान देना, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखो, मैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ठीक है जी, ऐसे कोई एक न्यूक्लियस है, ये इस तरीके का है। तो यह एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, यह परफेक्ट स्फेयर नहीं होता है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि इफ वी कंसीडर दैट a nucleus has spherical शेप है ना, तो शेप चाहे कैसा भी हो, आप ये बात तो कह ही सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। समझ रहे हो? यह होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ठीक है, यानी जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियस का मास होगा, उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो अगर हम इसको स्फेयर मानते हैं कि इफ वी कंसीडर दैट न्यूक्लियस हैज स्फेरिकल शेप एंड लेट r be the radius of nucleus, then वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा जी? 4/3 πr³ है कि नहीं भाई? स्फेयर का वॉल्यूम यही होता है ना, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर दैट इज a।
दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, दैट इज ए। तो देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3। ठीक है जी, ओके। तो R इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3। एक्चुअली ये 4/3 पाई को हमने भेज दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो R इज इक्वल टू लिख सकते हैं R0 इंटू A टू द पावर 1/3। ठीक है, where R0 is constant and its value is 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है जी। तो न्यूक्लियस की जो साइज है वो फर्मी लेवल की होती है। फर्मी मतलब 10 टू द पावर माइनस 15। ठीक है, तो चलो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, न्यूक्लियर डेंसिटी। ये हो गया न्यूक्लियर, नोट कर लिए, ओके। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होगा मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो अब देखो, मान लो कि सपोज वी हैव अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए। सपोज वी हैव अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए। ठीक है, एंड m is equal to 1.66 into 10 to the power minus 19, सॉरी 19 नहीं 27 minus 27 kg with the average mass of nucleons। ये मैं क्या ले रहा हूं, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है जी, अब देखो तो फिर न्यूक्लियर डेंसिटी ये क्या है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे मास ऑफ न्यूक्लियस जो होगा, मास नंबर ए है, तो यह हो जाएगा m इंटू ए, है कि नहीं। मास नंबर अगर ए है और एक न्यूक्लियन का एवरेज मास हमने m मान लिया, जो इसकी वैल्यू हमने ये लिख रखी है, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस m इंटू ए होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बट R इज इक्वल टू R0 इंटू ए टू द पावर 1/3, अभी पीछे हमने किया था। तो देयरफॉर न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज इक्वल टू m का मतलब है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg इंटू ए, यहाँ पे ए लिख दो। ठीक है जी, ए को ए ही छोड़ दो, और यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई इंटू आर की जगह पे लिख दोगे R0 का क्यूब इंटू ए। समझ रहे हो ना, तो ए से ए कट जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, आएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए से ए कट जा रहा है, इसका मतलब कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है ना वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। चाहे किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो, उसकी डेंसिटी सेम होगी, सबकी डेंसिटी सेम होगी। इतना डिवाइडेड बाई, इसको 3 ऊपर भेज दो, और 4 इंटू पाई का मतलब 3.14 है ना, और R0 का मतलब 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 है ना, का क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो यह जब सॉल्व करेंगे तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी रो आएगी, ये आएगी 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। समझ रहे हो? तो जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की, ये 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, हमारे ऑर्डिनरी मतलब जो हमारे सराउंडिंग में जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं, इनकी डेंसिटी 10⁴ के ऑर्डर की होती है। जैसे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, मरकरी की डेंसिटी 13,500 kg पर मीटर क्यूब। तो जो बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा तब भी उसकी डेंसिटी 20,000 50,000 के आसपास ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अब हम उसको देखें पावर के टर्म में, तो 10⁴ के ऑर्डर में है, लेकिन यह क्या है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब का ऑर्डर है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब यानी 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर ब्रेथ हो, 1 मीटर हाइट का एक टैंक ले लिया जाए और उस टैंक को भर दिया जाए किससे, न्यूक्लियस से, तो इसका मास होगा 2.3 इंटू 10⁻17 kg। यानी एक गिलास न्यूक्लियस भर के दे दिया जाए तुम्हें कि लो एक गिलास न्यूक्लियस है उठा लो, उठा नहीं पाओगे, क्रेन भी नहीं उठा पाएगा। एक गिलास न्यूक्लियस का मतलब 250 ग्राम न्यूक्लियस का मतलब बहुत, मतलब 250 ml है ना, वो इतना ज़्यादा मास होगा कि माउंट एवरेस्ट के बराबर, वो नहीं उठाया जा सकता। एक्चुअली इस नेचर में न्यूक्लियस जो है ना वो वेरी हाई डेंसिटी का सब्सटेंस है। सब्सटेंस इससे भी ज़्यादा हाई डेंसिटी के होते हैं, न्यूक्लियस से भी ज़्यादा, जैसे ब्लैक होल। ब्लैक होल की डेंसिटी क्या है, 10⁻30 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की होती है। समझ रहे हो ना? लेकिन खैर वो हमारे सोच से बाहर की चीज़ें हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि तुम्हारे सराउंडिंग में इधर जितना भी देख रहे हो, ये बिल्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स में से केवल न्यूक्लियस निकाल लो तो इतना छोटा सा होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जो एक एटम है, ऐसे समझो कि एक एटम यह पूरा रूम है जिसमें आप पढ़ रहे हो, तो इस रूम के सेंटर पर रखा हुआ टेनिस बॉल न्यूक्लियस है। तो एक्चुअली सभी मैटर जो है एटम से बने हुए हैं, ठीक है, सभी मैटर्स जो है वो एटम्स से बने हुए हैं। तो एटम की साइज बड़ी बड़ी है, इसलिए मैटर की साइज बड़ी दिखती है हमें। उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस की साइज है वो बहुत छोटी है, ठीक है। हालांकि पूरे एटम का मास जो है, ऑलमोस्ट टोटल मास जो है वो न्यूक्लियस पर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। न्यूक्लियस निकाल दो एटम में से तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो यह वजह है कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है। जो सॉलिड पार्ट है वो न्यूक्लियस है, लेकिन वह न्यूक्लियस बहुत कम स्पेस कवर करता है। कम स्पेस में ज़्यादा मास हो तो ऑब्वियसली डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये वजह है न्यूक्लियर डेंसिटी के बहुत ज़्यादा हाई होने का, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मतलब चाहे कार्बन का न्यूक्लियस हो, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो, यूरेनियम का न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस कोई भी हो, जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो सबकी सेम रहती है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ओके।